starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. We are going to go with the second part of this chapter. Lastly, हमने first part को discuss किया. This is chapter number 3 of biology book, class 10. और last time हमने overall nasal passage को discuss किया, differentiate किया breathing को with that of respiration और respiratory system को overall हमने discuss किया. And today we will discuss the mechanism of breathing, and then we will go for the diseases which are present in the respiratory system. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनहेलेशन को एक्सहेलेशन से, और ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. इसमें ना सिर्फ ऑर्गन लेवल पर चीज़ें इन्वॉल्व हैं बल्कि सेलुलर लेवल पर भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है ताकि हम इजीली सांस ले सकें. तो स्टूडेंट सबसे पहले इनहेलेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं. एयर इनहेल होती है इनटू द लंग्स, और ये सिंपल नहीं है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पर आप 2-3 स्ट्रक्चर्स याद रखें. दिस इज़ रिब, ठीक है, ये रिब्स है आपकी, ठीक है. रिब्स के साथ आपका ये जो पोर्शन है ये डायफ्राम कहलाता है, ठीक है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तभी एयर इन लंग्स के अंदर जा सकेगी. रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तभी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और अंदर एयर आ सकेगी. इसी तरह से चेस्ट का ये एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया चेस्ट रीजन कहलाता है, और ये पूरा रिब केज है, ठीक है. समझें कि रिब का पिंजरा, केज पिंजरे को बोलते हैं, ठीक. ये 3-4 चीज़ें. अब रिब्स के दरमियान के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं. इंटर मतलब दरमियान, कोस्टल मतलब रिब, मसल्स मीन मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स यानी वो मसल्स जो रिब के दरमियान में होते हैं. अब सबसे पहले होगा क्या, इनहेलेशन के दौरान क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है. रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये मूव करेगा अपनी जगह से और सिकुड़ने की कोशिश करेगा. 2 चीज़ें सिकुड़ेंगी यहाँ पर, एक रिब या इंटरकोस्टल मसल और एक डायफ्राम. जब ये रिब और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी. ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेंगी तो लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी फैलने के लिए. जब लंग्स ज़्यादा जगह लेगा तो ऑटोमेटिकली लंग का वॉल्यूम तेज़ हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक. अब स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब कभी किसी जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, व्हेनेवर देयर इज़ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली या आप सरफेस एरिया कह लें, इसको सरफेस एरिया कह लें आप, वॉल्यूम की जगह में यहाँ पर सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम बेसिकली मैं सरफेस एरिया को कह रही हूँ, ठीक है. तो जब कभी यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, लेट मी राइट इट हियर, जब कभी यहाँ पर एरिया इंक्रीज होगा तो याद रखें स्टूडेंट्स प्रेशर डिक्रीज होगा. अगर आप फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स भी यही कहती है कि जब भी एरिया इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है. ये रूल है, ठीक है, ये एक कानून है. तो जब लंग्स का एरिया इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. जब लंग के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर एयर का आउटसाइड द एनवायरनमेंट हाई हो जाएगा. जब आउटसाइड द एनवायरनमेंट प्रेशर हाई होगा तो याद रखिए डिफ्यूजन हमें कहता ही ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये चीज़ मूव करेगी, यानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी. जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली हम इनहेल करेंगे. हमने इसमें सिर्फ 2 ही बातें की. ये इनहेलेशन का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग इन, यानी हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं. इस प्रोसेस में 2 चीज़ें हो रही हैं. नंबर 1, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके अपवर्ड मूव करेगा, ठीक. इसी तरह से जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आएंगी. जब रिब्स बाहर की तरफ आएंगी तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, यानी मूव ज़्यादा हो जाएंगे. जैसे ही लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो अंदर का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा. लंग्स के अंदर का एरिया ज़्यादा जैसे ही होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर हवा का कम हो जाएगा. अब जब लंग्स का प्रेशर हवा का कम होगा तो इन्वायरमेंट में उसकी निस्बत प्रेशर ज़्यादा होता है. ऑटोमेटिकली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर मूव करेगी और हम ब्रीथ इन करेंगे यानी इनहेलेशन करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन. स्टूडेंट्स याद रखें एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होगा. एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हम बाहर की तरफ हवा लेके जा रहे हैं, लंग्स के अंदर से हमें बाहर की तरफ जो है वो हवा मूव करनी है. एक्सहेलेशन के प्रोसेस में यहाँ पर डायफ्राम क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो एक्सहेलेशन के प्रोसेस में डायफ्राम रिलैक्स करेगा, ठीक हो गया. डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो ये बिल्कुल एक डोम शेप में आ जाएगा. इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे तो रिब्स क्या करेंगी, रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगी और अंदर की तरफ जाएंगी. जब रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी तो लंग्स को कम एरिया मिलेगा. अब देखें डायफ्राम भी ऊपर की तरफ रिलैक्स होकर चला गया, चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया और रिब्स भी लंग्स को अंदर की तरफ कर रही हैं. अब जैसे ही रिब्स अंदर की तरफ कर रही हैं
तो लंग्स क्या करेगा, अपना एरिया कम करने की कोशिश करेगा। याद रखें, जब भी लंग्स अपना एरिया कम करेगा तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जब भी एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब बाहर की हवा की निस्बत लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो गया, ऑटोमेटिकली हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि इस जगह से हवा बाहर मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग आउट या एक्सलेशन। तो इस केस में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स का एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इन साइड से बाहर साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जस्ट लाइक अ सिंपल गैस। ये सिंपल गैस का मैकेनिज्म है, तो एक्सलेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो इनहेलेशन है या जो एक्सलेशन है उसमें हवा का फ़र्क क्या है। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हवा में मौजूद मल्टीपल गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, हवा में ये सारी गैसेस मौजूद है, नाइट्रोजन जा रही है, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर जा रहा है, साथ डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन हवा में 21% अवेलेबल है, तो हम इनहेल करें 21 की 21% और देखें बहुत कम निकल रही है बाहर, यानी कि हम एक्सलेशन के दौरान 16% बाहर निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हम रिटेन कर रहे हैं अपने ब्लड के अंदर, दैट इज़ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि सब गैसेस में जो सबसे कम बाहर निकलने वाली गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन। 21% से 16% वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 5% जो है गैस हम अंदर रिटेन कर रहे हैं, हमारे ब्लड को मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ठीक, 0.04% और 4% देखें हमारी बॉडी के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है ना। यही वजह है कि देखें कितनी कम एयर अंदर जा रही है और 4% बाहर आ रही है, विच मीन्स कि ये 0.04 से 4% तक बढ़ी है। मतलब अंदर कम जा रही है, बाहर ज़्यादा निकल रही है, विच मीन हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करके बाहर निकाल रही है। नाइट्रोजन को देखें तो 79% अंदर जा रही है, 79% ही बाहर आएगी, ये बिल्कुल हमारी बॉडी में रिटेन नहीं करेगी। वाटर वेपर्स डिपेंड करता है, बारिश ज़्यादा हुई है तो पानी ज़्यादा होगा और वाटर वेपर्स अंदर ज़्यादा जाएंगे। इसी तरह से अगर कहीं पर बारिश कम है या एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम है तो फिर वो उस लिहाज से ही होगा, ठीक है। तो वेरिएबल इसलिए लिखा हुआ है कि डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हैं। अगर आप समंदर के पास रह रहे हैं तो आपके वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, सहरा में रह रहे हैं तो वाटर वेपर्स कम होंगे। सेचुरेटेड का मतलब है सेचुरेशन फॉर्म में निकलती है, यानी कि इन एयर्स के साथ मिक्स होकर निकलती है। टेम्परेचर भी वेरिएबल है आपके, कोई बंदा ठंडी जगह पर रह रहा है, कोई बंदा गर्म जगह पर रह रहा है, तो ये डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर के साथ। अगर आप ज़्यादा गर्म हवा अंदर लेंगे तो वो 37 पर मेंटेन होकर बाहर निकलेगी, अगर आप कम ठंडी हवा अंदर लेंगे वो भी 37 पर मेंटेन होकर निकलेगी, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है अराउंड 37। बीमारी की कंडीशन नहीं बता रही, सिंपल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो डिपेंड कर रहा है कि हवा में कितने मौजूद हैं। अगर ज़्यादा मौजूद हैं बेशक ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर सिलियाज हैं, इसी तरह से हमारा म्यूकस है, वो उसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो कुछ बहुत कम डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे बाहर, बाकी हमारी बॉडी उसको रिटेन कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो नाक साफ करने के दौरान हम उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को निकाल रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का पार्ट हुआ ख़त्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द डिजीजेज related to the respiratory system. Number 1 disease is bronchitis according to your book. तो bronchitis क्या है? bronchitis के अंदर क्या होता है कि ये आपके जो एयर पैसेजवेज हैं, एयर पैसेजवेज जहाँ जहाँ एयर जा रही है, ठीक है। आपने देखा कि हमारे ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप के अंदर, फिर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इन तीनों जगहों को हम कहते हैं एयर पैसेजवे, ठीक है। एयर पैसेजवे यानी कि हवा को पास करवाएंगे। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब ये स्वेल कर जाते हैं। अब जैसे ही इनके अंदर स्वेलिंग होगी तो नेचर जो है वो खुद ब खुद इधर चीज़ें भेजना शुरू करेगा ताकि ये स्वेलिंग कम की जा सके, जिसमें म्यूकस शामिल है। तो जब कभी ये एयर पैसेजवे किसी म्यूकस से फिल हो जाएं और हवा यहाँ से पास ना कर सके और सांस लेने में मुश्किल हो, दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस होता कब है, जब हमारे पास यहाँ पर गॉबलेट सेल्स, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, गॉबलेट सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। अगर गॉबलेट सेल्स बाय नेचर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा म्यूकस रिलीज करेंगे, तब भी हम सांस नहीं ले सकेंगे, यहाँ से हवा पास नहीं कर सकेंगे। ओके, इसमें 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एक्यूट। एक्यूट क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म होगा और यूजुअली वायरल होता है, ये कुछ देर से बाद ठीक हो जाता है। वायरस इंटर हो गया हमारे लंग्स में, म्यूकस ज़्यादा रिलीज होगा ताकि वायरस इस म्यूकस के साथ मिलकर हमारी बॉडी से निकल जाए, ठीक। क्रोनिक क्या है, लॉन्ग टर्म है और ये ज़्यादातर एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग से होता है। यानी इरिटेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, कॉजेटिव एजेंट कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कोई वायरस भी हो सकता है या वो कोई स्मोकिंग या एयर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक।
अच्छा, ये मैंने दोनों कॉजेज लिख दी। फिर ट्रीटमेंट क्या है, स्मोकिंग को अवॉइड करें, फ्लूइड वाला ड्रिंक लें जिसके अंदर ज़्यादा पानी हो, रसदार चीज़ें। फिर इसी तरह से रेस्ट करें। तो ये जो है वैसे, इसके अलावा इसकी मेडिकेशन भी होती है अगर एंटीवायरल ड्रग कोई ले सकें। इस तरह से इनहेलर लेंगे तो ये थोड़ा सा पैसेज क्लियर होगा, थोड़ी ये जो पैसेज है ये खुलेगा, तो हम सांस आराम से ले सकेंगे। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। याद रखें, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं, फंगस या वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट इज एम्फिसिमा। एम्फिसिमा क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई, इन्फ्लेशन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई जो है वो स्वेल कर जाते हैं और लंग्स अपना फंक्शन छोटा कर जाते हैं। अब आपको पता होगा, हमने एल्वेलाई पढ़ा था, कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर अंगूरों के दानों के बराबर होते हैं, अंगूरों के दानों की तरह गुच्छे होते हैं इस तरह के। और अगर ये अपना फंक्शन छोड़ देंगे, विच मीन्स कि अच्छे से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जा सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की हमारे पैसेज के थ्रू आउट नहीं हो सकेगी। तो इस केस में क्या होता है कि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाती है बॉडी के अंदर, और बेसिकली ये लंग्स है ना, ये लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं। ये जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, लंग्स करने अपना फंक्शन को इन्फ्लेम्ड, जिस तरह आप एक देखते हैं, एक गुब्बारा है और गुब्बारा बिल्कुल फूला हुआ है, ठीक है, लेकिन गुब्बारे को अंदर से हम हवा निकालते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है, उसको बोल रहे हैं इन्फ्लेट, ठीक है, इन्फ्लेशन उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये गुब्बारा सही से नहीं रहेगा तो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये लार्ज एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, इसको हम एम्फिसिमा बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम चल नहीं सकते क्योंकि हमारा बार बार सांस फूलता है और लंग्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाता है, इलास्टिक नेचर नहीं रहती लंग्स की, और हम अगर इनहेल कर भी लें तो हम एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसी तरह से अल्वेलाई की दीवारें अगर टूट जाएं, ये इसके बेसिक कॉज है। सरफेस एरिया कम हो जाता है, वजह इसकी क्या है, स्मोकिंग है या एयर पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल डस्ट है। और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही मिनिएचर लेवल पर ये बीमारी है, लेकिन इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है अगर आप ज़्यादा भागें दौड़े नहीं। या फिर ट्रांसप्लांट जो है वो भी अब नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसमें ट्रांसप्लांटेशन होती है लंग्स की, तो ट्रांसप्लांटेशन भी इसका इलाज है। लेकिन अगर एक बार एम्फिसिमा हो गया, ये कुछ हिस्सा आपके लंग्स का हो गया, तो अब क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको 2 लंग्स दिए हैं, अगर ये पूरा नहीं फैला तो फिर तो गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे लंग्स में फैल चुका है, ये क्रोनिक डिजीज़ हो चुकी है, तो फिर जो है वो बंदे का बचना मुश्किल है, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जा सकेगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ओके, मेडिकेशन इसकी हैं लेकिन वो कुछ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हैं। ऑल ओवर ये दोबारा से ये अंगूर के गुच्छे के दाने जो है वो रिट्रीव नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नमूनिया है। नमूनिया के केस में क्या होता है कि आपकी जो यही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यही जो अंगूरों का गुच्छा है, इसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। जब इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है तो ये अच्छे से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, ठीक हो गया। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो इन्फ्लेशन है, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन। एम्फिसिमा इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं जब एक गुब्बारा जैसे फूला होता है, अगर हम उसके अंदर हवा निकाल दें तो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन क्या है कि ये जो है वो स्वेल हो जाएं, इसके अंदर कुछ लिक्विड या फ्लूइड भर जाए। ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आके अटैक कर देता है। जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया की एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। याद रखें, जब भी हम किसी साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना पड़ेगा और जो सेकंड नेम है इसका पी, दैट विल बी स्मॉल, और टाइपिंग करते हुए हम इसको इटैलिसाइज कर देंगे जैसे मैंने किया है। लेकिन जब आप लिख रहे होंगे तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक ही लाइन नीचे नहीं लगानी, ठीक। अच्छा, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो हम एंटी बैक्टीरियल लेंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। इसकी वजह से हमें फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज एजमा। एजमा इसको प्रोनाउंस करते हैं, अस्थमा नहीं प्रोनाउंस करते, टी इज साइलेंट हेयर। इस केस में क्या होता है, एजमा के केस में जो हमारे एयर पैसेज वेज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। नॉर्मल केसेस में आपको इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ से हवा मूव नहीं कर सकेगी आगे लंग्स तक, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, देखें, दिस वन इज नॉर्मल वन, और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो चुका है और अंदर बहुत तंग जगह है सांस लेने के लिए। जब सांस लेने के लिए तंग जगह होगी तो एक बंदे को सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। एक्सेसिव म्यूकस यहाँ पर आकर फिल हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। ये जेनेटिक डिजीज़ है और बीमारियाँ, दवाइयाँ सिर्फ इसमें ली जाती हैं ताकि ये खुल जाए, ठीक है। एजमा के केस में ये जो चीज़ जो तंग हुई हुई है, जो ब्लॉक हुई हुई है, खुल जाती है और बंदा सांस ले लेता है, ठीक है। और ये किसी भी एलर्जन की वजह से, किसी पोलन की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से,
इवन एक्सरसाइज की वजह से भी ये बीमारी आ सकती है। ठीक है, अचानक से जो है वो आपकी जो भी ब्रोंकाइटिस है ये तंग होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। ठीक हो गया। इसके लिए इनहेलर्स यूज़ होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं ब्रोंकियल डायलेशन के लिए जो चीज़ यूज़ हो। ठीक है, ब्रोंकस के डायलेशन कहते हैं खुलने को, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं तंग होने को। तो डायलेशन वो चीज़ होगी, डायलेटर वो चीज़ होगी जो इसको डायलेट कर देगा, खोल देगा और इंसान आसानी से सांस लेगा। आपने इनहेलर्स देखे होंगे, अक्सर लोग अपने पास होते हैं, जैसे ही उनको इस तरह की बीमारी सांस लेने में दुश्वारी होती है दे इवेंचुअली टेक द इनहेलर और फिर उसके बाद तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, परमानेंट क्योर इसकी कोई नहीं है। और दो तरह की मेडिसिन हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, क्विक रिलीफ। तो जो इनहेलर्स हैं ये आपको क्विक रिलीफ देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लंग कैंसर। याद रखें, कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तब जब हमारे नॉर्मल ग्रोथ सेल की डिस्टर्ब हो जाए, जो सेल की कोडिंग है वो डिस्टर्ब हो और ट्यूमर फॉर्म होना शुरू हो जाए। जब हमारे पास एक नॉर्मल सेल की जगह कहीं पर ट्यूमर बनेगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पर 5 सेल्स 10 सेल या 1 लाख सेल बनने हों वहाँ पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो खुराक या जो भी न्यूट्रिशन मिलती है इन सब सेल्स को वो सारी की सारी ये ट्यूमर खींचना शुरू कर देता है। जब ये ट्यूमर ऑक्सीजन खुराक सारी चीज़ें बॉडी की लेना शुरू कर देगा तो सारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी और जब सारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। यही वजह है कि कैंसर का अभी तो कोई इलाज नहीं मिला। ठीक है, नो डाउट इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए मल्टीपल दवाइयाँ आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, वो सब कुछ है। अच्छा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है और इसमें स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? एपिथेलियल लाइनिंग। एपी मीन आउटर लेयर, थीलिया स्किन की, लाइनिंग लेयर को बोल रहे हैं एपिथेलियल लाइनिंग, यानी स्किन, लंग्स के स्किन की बाहर वाली लाइनिंग से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ब्रोंकाई की लाइनिंग भी है जो कि हार्ड होना शुरू हो जाती है, सिलिया यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए जो भी बीमारी आएगी वो डायरेक्ट लंग को इफेक्ट करेगी। ठीक है, ट्यूमर्स ब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से हवा अंदर भी नहीं जा सकती। ठीक है, और लंग्स आपको पता होगा दो तरह से होता है, एक लोकल लंग सॉरी कैंसर दो तरह से होता है, एक लोकल होता है और एक स्प्रेडिंग होता है। लोकल का मतलब ये जस्ट आई को हो जाए, जस्ट गले को हो जाए, लेकिन स्प्रेडिंग बोलते हैं कि ये एक बॉडी के से स्टार्ट हो और बाकी बॉडी के पार्ट्स तक जाना शुरू कर दे। ऐसा कैंसर जो एक बॉडी के एक हिस्से को होगा और बाकी जगहों पे जाना शुरू करेगा, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वो कैंसर है जो कि स्प्रेड होगा। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड का कनेक्शन है तो ये ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉजेज की सबसे बड़ी वजह टोबैको का यूज़ करना है, दैट इज स्मोकिंग, फिर एयर पोल्यूशन भी है और कुछ कार्सिनोजिन केमिकल्स भी हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स एस्बेस्टोज इसका नेम है एक केमिकल का, दैट इज़ हाईली कार्सिनोजिन और ये इंडस्ट्रीज़ में होता है। और इसी तरह से रेडिएशन से भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स आर देयर। पैसिव स्मोकिंग इसकी बहुत बड़ी वजह है। आप गाड़ी में बैठे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कोई दूसरा बंदा स्मोक कर रहा है, अब उसने तो अपने सिगरेट के अंदर फिल्टर लगाया हुआ है, लेकिन आप दो तरह से सिगरेट पी रहे हैं, एक तो जो उसके सिगरेट के सामने से निकल रहा है और एक जो उस बंदे का इनहेल किया हुआ एक्सेल किया हुआ सिगरेट है। तो पैसिव स्मोकिंग उसको बोलते हैं जो बंदा खुद नहीं कर रहा लेकिन उसके आसपास कोई भी बैठा हुआ बंदा कर रहा होगा, तो उसको पैसिव स्मोकिंग बोलेंगे, सेकेंड हैंड स्मोक। ठीक है, तो सेकेंड हैंड स्मोक इज मोर डेंजरस देन फर्स्ट हैंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ तक आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। we will just go with the exercise in the next lecture and then we'll start fourth chapter. Thank you so much students. Allah Hafiz.